तो हम लोग हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले एल्केन फैमिली के क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं। एल्केन फैमिली का पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि ऑन हैलोजिनेशन एन एल्केन गिव ओनली वन मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट द एल्केन मे बी। अरे बेटा यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन कहने का मतलब ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा ऑप्शन है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सुनो ना सुन लो ना, ध्यान देना। ये मॉलिक्यूल में हैलोजिनेशन अगर करवाओ, इस मॉलिक्यूल का अगर हैलोजिनेशन करवाओ आप, तो हैलोजिनेशन कहाँ होगा? हैलोजिनेशन में होता क्या था कि हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहां हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहां हैलोजन आ जाते थे। अरे बेटा हैलोजन जो है वो यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो तो एक ही नाम वाला मॉलिक्यूल होगा ना। हमको क्वेश्चन में ऐसा ही मॉलिक्यूल ढूंढने के लिए कह रहा है ना कि जिसमें कहीं भी देखो, ऊपर वाले केस में देखो यहाँ पर हैलोजिनेशन हो या यहाँ हो, दोनों सेंटर को ध्यान देना, यहाँ हो या यहाँ हो सेम नाम होगा। लेकिन अगर हैलोजिनेशन यहाँ होने लगे तो अलग नाम का मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ होने लगे तो अलग नाम का मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ होने लगे तो अलग, एक नहीं, वहां तो 4-4 प्रोडक्ट बनने लगे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल को चुनकर आंसर में भेजिए जिसमें हैलोजिनेशन के कारण सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अरे क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखें। अच्छा तो सी वाला देखो, सी वाला है साइक्लोपेंटेन। सी वाला ऑप्शन है साइक्लोपेंटेन। हाँ, इसमें भी हैलोजिनेशन हो तो हमेशा 1-क्लोरोसाइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? इसलिए आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा और वो दिया हुआ है डी ऑप्शन में, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ध्यान देना। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय उर्ज रिएक्शन। आप लोग जानते हो उर्ज रिएक्शन में 2 चीज होता है। पहला चीज इवन कार्बन वाले एल्केन बनते हैं और उसमें भी शर्त है सिमेट्रिकल होना चाहिए, दोनों हाफ एक जैसे होने चाहिए। पहला है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का मतलब समझे, ये 4 कार्बन होगा लेकिन एक जगह मिथाइल लगा हुआ होगा, आइसोब्यूटेन हो गया ये। ठीक है, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अरे बेटा आइसोब्यूटेन में ये 3 ही ऐसे होगा। दूसरा है नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन ही ना बना सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन ही हम लोग बना सकते हैं। जो बी वाला ऑप्शन है जिसमें नॉर्मल ब्यूटेन का चर्चा है, देखो ना हमारे दोनों शर्त को ये पूरा नहीं कर रहा है। इवन नंबर ऑफ कार्बन है और दोनों हाथ सिमेट्रिकल है, यही उर्ज रिएक्शन से बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं। अरे बेटा थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका वेपर डेंसिटी 36 है। अगर वेपर डेंसिटी 36 है तो उसका मतलब 72 हो गया उसका मॉलिक्यूलर वेट। उसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया वो कितना हो गया? 72। और देखो ध्यान से, वो कह रहा है कोई हाइड्रोकार्बन है और ओनली 1 मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा? क्या ये साइक्लोहेक्सेन नहीं हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन में C6H6 हुआ ना बेटा, C6H6 नहीं, C6H12। तो 6 कार्बन होते ही ये 72 हो गया, प्लस 12 और हो जाएगा। ये नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन आंसर में नहीं होगा। नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अरे बेटा नियोपेंटेन समझे, नियोपेंटेन बोलते हैं इस मॉलिक्यूल को, वो जो अभी हम लोग बनाए थे थोड़ा देर पहले, इसी को ना हम लोग नियोपेंटेन बोलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में देखो सबसे पहला कंडीशन कि ये तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही दिया करेगा और दूसरा खाली मॉलिक्यूलर वेट जोड़कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल कार्बन का संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, तो 60 हो गया मॉलिक्यूलर वेट। किसके कारण? एटॉमिक वेट का सम कार्बनों का, और 12 हाइड्रोजन के कारण। तो यही ना हमारा आंसर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट वाले शर्त में भी पूरा आ रहा है और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट भी बना रहा है ना। आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं आगे।
अगले क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए चलते हैं। तो थर्ड के बाद हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद जो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि इथाइल आयोडाइड और नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड allowed to go Wurtz reaction, the alkane which will not be obtained in the reaction। सुनो बेटा, कौन कौन सा मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिया है? हमने यहाँ पर लिया है इथाइल आयोडाइड CH3CH2I, और दूसरा मॉलिक्यूल जो यहाँ पर लिया है प्रोपाइल आयोडाइड CH3CH2CH2I। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमने उर्ज रिएक्शन करवाना ये किया है, शुरू किया है। यहाँ पर इन दोनों को करवाएंगे तो कई सारे एल्केन मिलेंगे, कई सारे एल्केन मिलेंगे। तो देखो, अगर ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ हो जाए तो हेक्सेन बनेगा, C6 वाला बनेगा। ये अपने ही साथ वाले हो जाए तो ब्यूटेन, ये दोनों मिलकर अगर हो तो क्या बन जाएंगे? पेंटेन। तो ये 4, 5 और 6 कार्बन वाले तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ऑप्शन में देखो ना, इनके अलावा और कौन दिया है? ब्यूटेन है, प्रोपेन नहीं बना करेगा। देखो ना, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन ये तो दिया हुआ है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन वाला हो जाएगा? ये प्रोपेन वाला आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 4 का आंसर हो जाएगा बी वाला। हम लोग चलते हैं 4 के बाद अगला क्वेश्चन देखने के लिए, जो होगा क्वेश्चन नंबर 5। अरे बेटा, 5वां क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एबव मॉलिक्यूल। ध्यान दो, ये 5वां मॉलिक्यूल में हमने 2 मिथाइल ब्यूटेन लिया हुआ है। अरे बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटेन ही लिया हुआ है ना, ये CH, ये CH3 और ये CH2 और ये CH3, और इसका क्लोरीनेशन करवाने का बात कर रहा है। अगर इसका हम लोग क्लोरीनेशन करवाएं तो क्लोरीनेशन का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट होगा क्या क्या? इसके क्लोरीनेशन का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वह पहला प्रोडक्ट हो जाएगा, यहीं पर क्लोरीनेशन हो जाए। ये CH3, ये CH, ये CH3 और ये CH2 और ये CH2, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH3, CH, CH, Cl, CH3 और ये CH3, ये दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH3, Cl और ये CH3 और ये CH2, CH3। और जो हमारा चौथा प्रोडक्ट हो जाएगा, चौथा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखो तो, चौथा प्रोडक्ट हो जाएगा ये CH2Cl और ये CH, यहाँ CH3 और ये CH2CH3। आपको चुनना है इसमें से कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। ध्यान देना, ये सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ये दोनों मिथाइल है बेटा। ठीक, यहां हो रहा है तो इस कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये वाला सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है, ये बात समझ में आ रहा है? देखो तो, वो सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग है। इसके अलावा और कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आ रहा है। हाँ, 4th वाले ऑप्शन को ध्यान से देख, यहां क्लोरीनेशन हो जाने के कारण ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। देखो तो ध्यान से, यहाँ क्लोरीनेशन, अरे यहाँ तक ना मिथाइल मिथाइल सेम था, तो ये सेंटर को ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने दे रहा था। लेकिन अगर यहाँ ये अगर क्लोरीनेशन हो गया तो ये सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो गया। तो कह रहा है कि कायरल प्रोडक्ट कितने बने हैं, कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कायरल है नेचर में। तो कितने प्रोडक्ट कायरल बन रहे हैं? 2 प्रोडक्ट कायरल नहीं बन रहे हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? वो 2 कायरल सेंटर्स बन रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, 5 से आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तब तक, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन जब तक हम बोर्ड साफ कर लें, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना यह है कि हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है और उसको मीथेन में बदलना है। तो इसमें से कौन सा रिएजेंट एबव कन्वर्शन कैन बी अचीव्ड बाय? आप लोग जानते हो, कोई भी मेटल प्लस एसिड या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या मेटल प्लस बेस, कोई भी रिएजेंट लें अल्काइल हैलाइड को,
याद है ना, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन का आप लोगों को बताए थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू कार्बन मैकेनिज्म होता था। बहुत सारे रिएजेंट इसमें यूज होते थे, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस, मेटल प्लस वाटर, या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जब यूज करते थे तो 1 डिग्री 2 डिग्री का होता था, 3 डिग्री का नहीं होता था। NaBH4 जो यूज करते थे तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड में 1 डिग्री का 2 डिग्री का होता था, 3 डिग्री को एल्कीन में बदल देता था। NaBH4 2 डिग्री 3 डिग्री को करता था, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाता था। और एक और रिएजेंट वहां बताए थे जो सभी को आसानी से कर लेता है, याद है? हम अभी नाम बता रहे हैं, ढूंढना ना है अभी। वो था ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट होता था जो किसी भी अल्काइल हैलाइड को डायरेक्टली बदल देता था, क्या चीज में? एल्केन में। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब के सब ये कन्वर्शन कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चले, कह रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन को लेकर क्लोरीनेशन करवाए हैं, नॉर्मल ब्यूटेन को लेकर क्लोरीनेशन करवाए हैं, और कह रहा है कि गिव द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट विच आर पॉसिबल इन एबव। हे भगवान, ये तो आसान है। ब्यूटेन को लेकर अगर हम लोग क्लोरीनेशन करवाएं तो कितने वैरायटी के प्रोडक्ट बन सकते हैं? अरे बेटा, पहले बार यहाँ करवाओ चाहे यहाँ करवाओ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे पर करवाओ चाहे यहाँ करवाओ एक ही प्रोडक्ट, तो 2 ही तरह के प्रोडक्ट बने ना। पहला प्रोडक्ट जो हो गया वो 1 क्लोरो, पहला जो हो गया वो 1 क्लोरो, और दूसरा जो प्रोडक्ट हो गया वो हो गया CH3 CH2 CH Cl, और ये CH3 2 क्लोरो। लेकिन ध्यान दे, 2 क्लोरो वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो फिर इसके 2 फॉर्म बना करेगा, एक R वाला और एक S वाला। याद रखना, आइसोमर्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल, आइसोमर्स को अलग अलग मॉलिक्यूल के रूप में कंसीडर करेंगे। R फॉर्म सेपरेट मॉलिक्यूल होगा, S फॉर्म सेपरेट मॉलिक्यूल होगा, तो इसको 2 मानेंगे। जो लोग नहीं ध्यान दे रहे थे उनको बाद में दिक्कत होगा। वो ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण कुछ परसेंट में R भी बनेगा और कुछ परसेंट में S फॉर्म भी बनेगा, तो इसको 2 मानेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट जो हमारा यहाँ बन रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखोगे तो वो आंसर दिया होगा कितना? वो 3 दिया होगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण R भी होगा और S फॉर्म भी हुआ करेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या किया गया है कि हमने मीथेन का रिएक्शन करवाया है, क्या चीज के साथ? क्लोरीन के साथ, लाइट के प्रेजेंस में। मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ लाइट के प्रेजेंस में करवाएं तो उधर मिथाइल क्लोराइड और HCl बन गया है। कह रहा है कि टू ऑब्टेन हाई यील्ड ऑफ CH3Cl द रेशियो, देखना ध्यान देना इस पर भी, सभी लोग खूब अच्छे से ध्यान देना। देखो, अगर मान लो, सबका ध्यान एकदम अच्छे से सामने, अगर मान लो इस रिएक्शन में हम क्लोरीन एक्सेस में ले लिए, क्लोरीन बहुत ज्यादा ले लिए, बहुत ज्यादा, इससे 2 गुना 3 गुना या 5 गुना ले लिए, तो क्या होगा? हर मॉलिक्यूल में एक एक क्लोरीन लगने के बाद ये इधर बदल गया है CH3Cl प्लस HCl में, ये टोटली इसमें कन्वर्ट हो गया। तो भी अगर क्लोरीन बर्तन में बचा रहे तो अब वो क्लोरीन क्या करेगा? इसमें अब जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना शुरू करेगा। अगर हम लोग क्लोरीन ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो हर कार्बन पर पॉली सब्स्टिट्यूशन, पॉली हैलोजिनेशन होने लगेगा। अगर हमारा उद्देश्य, अगर क्वेश्चन का कहने का ध्येय ये है, ध्येय माने टारगेट, उद्देश्य ये है कि हमको मोनोक्लोरिनेशन तक ही अचीव करना है, मोनोक्लोरिनेशन तक ही अचीव करना है, तो आपको क्या लगता है क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा लेना उचित रहेगा कि कम लेना उचित रहेगा? तो कम लेना उचित रहेगा। तो देखो ना, यहाँ पर उम्मीद है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ CH4 टू Cl2, माने मीथेन और क्लोरीन का रेशियो क्या लोगे? ज्यादा लोगे कि कम लोगे? मीथेन ऊपर है, मीथेन और क्लोरीन का रेशियो पूछ रहा है, तो मीथेन ज्यादा ना होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? देखो बात क्या है, इक्वल लेना
अगर हम मीथेन ज्यादा ले लिए, मीथेन मान लो हमने ले लिया है 500 मॉलिक्यूल और क्लोरीन हमने लिया है 100 मॉलिक्यूल, तो ये किसी भी कीमत पर 100 मॉलिक्यूल को ही करेगा, इसके 400 मॉलिक्यूल तो हमारा हाइड्रोजनेशन हुआ ही नहीं। रिएक्टेंट इतना तो होना चाहिए कि हमारे सारे के सारे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजनेशन करवा दे, तो सारे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजनेशन करवा दे, तो इसलिए ये जो होना चाहिए कम से कम इसके बराबर तो होना ही चाहिए, तभी तो 1:1 रेशियो में वो कंज्यूम होगा। तो इसलिए आंसर देखेंगे आप तो वो दिया हुआ होगा क्या चीज, आंसर जो इनका रेशियो दिया हुआ होगा वो क्या दिया है आंसर, मीथेन टू क्लोरीन रेशियो शुड बी हाई। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्यूबेन बोलते हैं, आप लोग जानते हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में एल्केन में आइसोमेरिज्म चैप्टर में आप लोगों को बताए हुए हैं। क्यूबेन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, तो क्यूबेन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है कितना, 5 होता है, 5 ना। क्यूबेन में डिग्री, देखो क्यूबेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, क्यूबेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो जाता है C8H8, C8H8 ये ना। अच्छा, 8 कार्बन वाला एल्केन का हाइड्रोजन कितना होता, 18 माइनस अभी जितना है डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी बॉन्ड क्लीवेज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट क्यूबेन इनटू नॉन साइक्लिक स्केलेटन। ये भी तुम लोग को बताए थे, जितने बॉन्ड मिटाकर वो सीधे चेन में, वही तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर क्यूबेन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 है तो 5 ही बॉन्ड मिटाकर वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है या हुआ होगा, तो ये 5 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने चलते हैं और वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अरे बेटा 11 क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ड्रॉ एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर 3 स्टेप रिएक्शन इन विच फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट। तो बेटा जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, उसका पीक सबसे ऊंचा होगा और जितना स्टेप होगा उतना पीक होगा। तो इसमें 3 पीक होना चाहिए और पहला अगर स्लोएस्ट है तो पहला वाला पीक सबसे ऊंचा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ में दिखाया गया है, सी। तो 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर ऑप्शन में एज्यूम दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हाँ एक देखो ये भी दे दिया है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी। अगर रिएक्टेंट का एनर्जी जो है कम है, प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने के लिए ग्राफ को ये नीचे आना चाहिए, जबकि देखने से दोनों हाइट लगभग सेम लग रहा है। तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें पहला पीक ऊंचा हो और प्रोडक्ट जो हो उसका हाइट नीचे तक आया हुआ हो रिएक्टेंट के तुलना में। तो इसलिए 11th में अगर ध्यान से देखोगे, अरे बेटा 11th का आंसर तो सी ही। अब तो उसको इधर तो कुछ यूनिट दिया नहीं, अब वो हाइट नीचे है कि कम है। एज्यूम दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बराबर लग रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है कि एक मॉलिक्यूल लिया गया है 2-मिथाइल ब्यूटेन। एक मॉलिक्यूल लिया गया है, कौन सा मॉलिक्यूल, तो 2-मिथाइल ब्यूटेन, और इसका क्लोरीनेशन करवाते जा रहे हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स। अरे बेटा आप जानते हो कि इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 4। इसके टोटल कई बार बना चुके हैं। इसके जो टोटल ये बन जाते हैं, ये CH, ये CH3, यह CH2, CH2Cl, एक ये प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट हो जाता है CH3, CH, CH3, CH, ये Cl, ये CH3, तीसरा प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो CH3, C, Cl, CH3, CH2, CH3,
और तीसरा प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देखना, चौथा प्रोडक्ट जो हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन। ये CH, ये CH2 Cl और ये CH2 CH3, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। बेटा इसमें देखोगे तो कायरल सेंटर वाले प्रोडक्ट दो हैं। एक ये है जिसमें कायरल कार्बन है, कौन सा मॉलिक्यूल, तो एक है ये वाला जिसमें ये सेंटर कायरल है, और एक है ये वाला, ये जिसमें ये सेंटर कायरल है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लोग काउंट करेंगे तो वो कैसे काउंट करेंगे, सुनो। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट काउंट करोगे तो ये एक मॉलिक्यूल, इसमें दो मॉलिक्यूल निर्विवादित रूप से, इसमें एक, और इसमें क्या लिया जाए, एक लिया जाए कि दो लिया जाए, सारा डिस्कशन इसी पर है, ठीक है। अगर ये कायरल सेंटर है तो हम लोग तो कायरल सेंटर में दो लिया करते हैं, लेकिन इसमें लेना पड़ेगा एक। इसमें हम लोग लेंगे कितने, इसको कितने मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, एक ही मॉलिक्यूल। माने अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर में कितने मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 मॉलिक्यूल ही आंसर में दिया हुआ होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों सर, वहां कायरल था तो आपने उसको 2 काउंट किया, यहाँ कायरल है तो एक ही काउंट किए हैं, ऐसा क्यों, इस चीज का जवाब देने जा रहे हैं। और इस पर आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ध्यान से इसके जवाब को बात को पकड़िएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखो अगर मान लो, सभी लोग ध्यान देना, हम इसका जवाब देने जा रहे हैं। अगर मान लो किसी एक कार्बन पर रिएक्शन हो रहा है, यहां एक ग्रुप था A, यहां एक ग्रुप था B, ठीक है, या मान लो दोनों हाइड्रोजन था, और ये C2H5 है और इधर CH3 है। अरे बेटा इसको अगर हम लोग क्लोरीनेशन करवाए हैं तो क्लोरीनेशन करवाते समय यह बॉन्ड भी टूटकर यहां हैलोजन लग सकता है, या उधर से बॉन्ड टूटकर उधर हैलोजन लग सकता है। तो प्रोडक्ट में अगर हैलोजन नीचे के तरफ लगा है, ऊपर हाइड्रोजन है, तो ये RS नेमिंग में अलग नाम आएगा। और अगर प्रोडक्ट में ऊपर वाला हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन लगा है तो ये फिर RS नेमिंग में अलग नाम आएगा, इसका RS नेमिंग में अलग नाम आएगा। तो ये दो अलग नाम वाले मॉलिक्यूल बनेंगे, दो अलग नाम वाले आइसोमर्स, एक R एक S, तो इसलिए हमने उसको 2 काउंट किया है, ठीक है। तो सर इसमें एक बात, इसमें और इसमें अंतर समझिएगा, क्या इस रिएक्शन के दौरान इसमें जब हैलोजिनेशन हो रहा होगा, क्या उस हैलोजिनेशन के दौरान जो कार्बन कायरल है उसके कोई बॉन्ड टूटे हैं? अगर इस कार्बन पर हैलोजिनेशन करवा रहे हैं तो क्या उस कार्बन के कोई बॉन्ड का डिसोसिएशन हुआ है जो कायरल हो रहा है? नहीं हुआ है। मेरा कहना यह है कि जैसे मान लेते हैं वही वाला मॉलिक्यूल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ इधर मिथाइल है, इधर जो भी ग्रुप है C2 है, और इसमें एक बार इधर का हाइड्रोजन टूटकर क्लोरीन आ जाए तो भी वो वही वाला फॉर्म रहेगा, RS में वही नाम आएगा। मान ले उधर वाला नहीं, इधर वाला हाइड्रोजन टूटकर इधर क्लोरीन आ जाए तो भी तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में वो वही रहेगा, वही नाम वाला वो मॉलिक्यूल बनेगा। अगर ये क्लोरीन इधर नहीं इधर सब्स्टिट्यूट होता तो क्या उस मॉलिक्यूल के RS नेमिंग में कोई फर्क पड़ता कायरल सेंटर में? तो बात समझना, जो कायरल सेंटर है उस सेंटर पर रिएक्शन के कारण वो प्रोडक्ट बन रहा है, तब तो दो प्रोडक्ट संभव होगा। लेकिन कहीं तीसरे सेंटर पर सब्स्टिट्यूशन के कारण कोई दूसरा सेंटर अगर कायरल हो रहा है तो फिर वहां पर 2 प्रोडक्ट नहीं, वहां एक ही प्रोडक्ट बना करेगा। उम्मीद है ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बात सभी लोगों ने अच्छे से पकड़ लिया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर 2 नहीं बल्कि एक ही क्यों काउंट कर रहे हैं, ये बात अच्छे से समझ लिया होगा सभी ने। हम इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ा जाए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम लोग कहां पर, 12 से आगे बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 13। 12 से आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन
12 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा उसमें गलत बोल दिए हैं, ध्यान से सुनना। गलत नहीं, जहां तक बोले थे वो लगभग सही ही था, सुनिएगा। अरे बेटा, यहां पर जो पहले ये मिथाइल था, मिथाइल में किसी भी हाइड्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन हो तो फिर इस सेंटर का तो स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, चाहे इधर वाले हाइड्रोजन पर हो, चाहे इधर वाले हाइड्रोजन पर हो, चाहे उधर वाले हाइड्रोजन पर हो। लेकिन अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन इस मिथाइल पे नहीं, सब्स्टिट्यूशन जो है उधर वाले मिथाइल पर होने लगे, यह CH3 के रूप में ही रहे और इधर वाले मिथाइल पर क्लोरीनेशन होने लगे, तो ध्यान देना बेटा, इधर वाले मिथाइल पर अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो प्रायोरिटी में सीक्वेंस रोटेट करने का अलग होगा, और इधर वाले मिथाइल पर अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो फिर प्रायोरिटी में रोटेट करने का सीक्वेंस अलग होगा, तो वो दोनों नाम अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वाले पर अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो एक अलग फॉर्म, और वहां वाले पर सब्स्टिट्यूशन हो तो एक अलग फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन में भी 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, और एक ऊपर में भी ऑप्टिकली एक्टिव था उसमें 2, और 2 ऐसे ऑप्शन थे जिसमें कायरल नहीं था, तो 2 ऐसे ऑप्शन जिसमें कायरल नहीं है वो 2, एक ऑप्शन जो कायरल था उसमें 2, 2, 2, 4, और एक 2 इसमें, तो टोटल इसके जो आइसोमर, टोटल जो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, टोटल इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्टों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो उन प्रोडक्टों की संख्या हो जाएगी 6। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखने के लिए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं उसमें कहा क्या गया है, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले तो पढ़ा रहे थे। एक साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल लिया गया है और इस मॉलिक्यूल को ND2 के साथ हीट किया गया है H2O2 लेकर, H2O2 सॉल्वेंट के रूप में है वो लेकर। तो बताए थे ना कि इसमें सिस एडिशन हो जाता है, इस तरह में ये सिस एडिशन हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट में दोनों ड्यूट्रियम जो होगा वो एक ही डायरेक्शन से होगा। ये अभी थोड़ा देर पहले माने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाए थे, तो उम्मीद है 13 समझ में आसानी से आ गया होगा। 13 से आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में देखो कह क्या रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजिनेशन किए हैं, कोई इधर रिएक्टेंट है हमको नहीं पता, लेकिन उसमें 1 मोल हाइड्रोजन जोड़े हैं तो वो इस चीज में कन्वर्ट हो गया है, ये इधर कन्वर्ट हो गया है इस तरह के चीज में। तो पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ए में कितना रहा होगा वो बताइए। अरे बेटा, अभी इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 2। 1 मोल हाइड्रोजिनेशन होने में 1 अनसैचुरेशन कम हो चुका होगा, तो इधर जो हमारा मॉलिक्यूल रहा होगा उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जो कहा गया है वो क्या कहा गया है देखना। क्वेश्चन नंबर 15 जो कहा गया है उसमें कहा यह गया है कि अरेंज द फॉलोइंग एल्केन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। एक बात सुनो बेटा, आप लोग जानते हो कि हीट ऑफ कंबशन डिपेंड करता है कार्बन की संख्या पर, जिसका कार्बन का संख्या ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा हुआ करेगा। लेकिन यहाँ देखोगे अगर देखोगे तो 15 में सभी के सभी का हीट ऑफ कार्बन का संख्या सेम है, सभी मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है। आप लोगों को एक बार बताए थे कि जैसे जैसे हम लोग ब्रांचिंग बढ़ाते जाते हैं हीट ऑफ कंबशन जो होता है वो क्या होते जाता है, हीट ऑफ कंबशन कम होते जाता है। सिमेट्री बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ते जाता है। क्या लाइन बोले अभी, सिमेट्री बढ़ने से। एल्केन में ये लाइन हम बोले हुए हैं, एल्केन के लेक्चर में ये लाइन हम बोले हुए थे। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, याद रखना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं। तो अगर कहीं पर सिमेट्रिकल है, अगर कहीं पर सब एक ही जैसे ग्रुप लगे हुए हैं, आपको नहीं लगता है ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा नॉर्मल में, फिर एक ब्रांच वाले में, फिर दो ब्रांच वाले में। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी वाला। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्वेश्चन देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में, अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 अगर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 16 अगर ध्यान दो तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि एक मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड यहाँ CH2 है और इसको H2 हमने हाइड्रोजनेशन करवाया है यूजिंग प्लैटिनम कैटलिस्ट। सुनो बेटा एक बात ध्यान देना, प्लैटिनम कैटलिस्ट एकदम ध्यान से सुनना सामने। प्लैटिनम कैटलिस्ट जो होगा वो सिन एडिशन करवाएगा, सिन एडिशन करवाएगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन नीचे के तरफ से, यहाँ भी हाइड्रोजन नीचे के तरफ से, और यहाँ हाइड्रोजन नीचे के तरफ से आएगा तो ये मिथाइल पूरा ग्रुप किधर के तरफ हो जाएगा? ऊपर के तरफ। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप जो हो जाएगा वो किधर के तरफ हो जाएगा? ऊपर के तरफ हो जाएगा। और कुछ परसेंट में क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन ऊपर के तरफ से आकर लगा, माने इस कार्बन पर ऊपर के तरफ से हाइड्रोजन, तो ये मिथाइल किधर के तरफ हो जाएगा? नीचे के तरफ। और ये मान लो मिथाइल ऊपर था तो हमेशा दोनों में ऊपर ही रहेगा, और शुरू में मान लिया जाए कि वो नीचे के तरफ है तो हमेशा नीचे के तरफ ही रहेगा। आप समझना, यहाँ पर प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट बना करेगा। यह जो मिथाइल पहले से है वो अगर हम लोग ऊपर के तरफ मान लें तो दोनों ऑप्शन में वो ऊपर के तरफ ही रहेगा, लेकिन इधर वाला मिथाइल कभी नीचे के तरफ कभी ऊपर के तरफ। अरे बेटा आप ही लोग बताओ ना, अगर दो कोई मॉलिक्यूल हो और मॉलिक्यूल में पार्शियली सेम और पार्शियली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो, यहाँ पर इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे क्या नाम कहलाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के कैसा नाम कहलाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स नहीं हो जाएंगे, ये दोनों जो हो जाएंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे का डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।